गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लेक्चर नंबर 45 पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो ये हमारे एफडीआरएम का लास्ट लेक्चर है यूनिट 5 का। इसके बाद हमारे एफडीआरएम का जो सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के बारे में, देन हम स्ट्रेस टेस्टिंग पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम बैक टेस्टिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की, कि अगर हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को देखें तो इस मॉडल का यूज़ हम अपने प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं जब हम अपने डिफरेंट आउटकम्स को देखना हो इस प्रोसेस के अंदर, जो कि ज़्यादा इजीली नहीं है हमें अपने प्रिडिक्शन को लेके, जो कि हम अपने रैंडम वेरिएबल्स के इंटरवेंशन के लिए कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस टेक्निक का यूज़ हम अपने रिस्क इम्पैक्ट को समझने के लिए, अनसर्टेनिटी को देखने के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग मॉडल के लिए की जा रही है। अगर आप देख सकते हैं कि जो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन है उसका यूज़ हम अपने रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कर रहे हैं, जो कि वर्चुअली हमारी हर एक फील्ड में की जाती है, चाहे वो फिनेंस फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे सप्लाई चेन फील्ड हो, चाहे साइंस फील्ड हो। और साथ साथ हम कहते हैं कि जो हमारे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड है ये एक तरीके का मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन मेथड है, जिसका यूज़ हम अपने रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को या हमारे रिस्क के इम्पैक्ट को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद हम कुछ की टेक अवेज यहाँ पे ले रहे हैं इस टॉपिक के। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ ए मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन इज़ अ मॉडल यूज टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट आउटकम व्हेन वेयर द इंटरवेंशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इज प्रेजेंट। कि अगर आप देखें तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मॉडल का यूज़ हम अपने प्रोबेबिलिटी के प्रिडिक्शन के लिए कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट आउटकम को बता रहा है। साथ साथ हम अपने रैंडम वेरिएबल्स को प्रेजेंट करके इसका इंटरवेंशन भी देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हेल्प टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग मॉडल। कि अगर आप देखें तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन जो है वो हमें हेल्प कर रही है कि हम अपने रिस्क के इम्पैक्ट को समझें, अनसर्टेनिटी को देखें, जो कि हमारे किसी भी एक प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग मॉडल में की जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैरायटी ऑफ फील्ड यूटिलाइज मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन एंड साइंस। अगर हम देखें तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का यूज़ हम अपनी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि फिनेंस, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन एंड साइंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम अपने मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को देखें तो इसका बेसिस ये है कि हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करके एक अनसर्टेन वेरिएबल के अंदर अपने मल्टीपल रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं, और हम साथ साथ अपने रिजल्ट का एवरेज भी एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि हमारे किसी एक प्रॉब्लम के बिहाफ पे है। और लास्ट क्या है, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एज्यूम परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट। कि अगर हम देखें तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हमेशा एज्यूम करता है एक परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कैलकुलेटिंग अ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे देखेंगे, कि वन वे टू एम्प्लॉय अ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन इज टू मॉडल पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द एसेट प्राइसिंग यूजिंग एक्सेल और अ सिमिलर प्रोग्राम। कि अगर हम देखें तो हम अपने मॉन्टे कार्लो का सिमुलेशन को एम्प्लॉय अपने मॉडल में तब करते हैं जब हमें अपने पॉसिबल मूवमेंट ऑफ एसेट्स को देखना हो उनके प्राइजेस के बेसिस पे, जहां हम एक्सेल और एक सिमिलर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं कि हमारे एसेट की प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके की ड्रिफ्ट है। तो हम ये कहते हैं कि जो कि कांस्टेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है और एक रैंडम इनपुट है, तो हमेशा वो रिप्रेजेंट करता है एक मार्केट की वॉलेटिलिटी को। साथ साथ जब हम अपने हिस्टोरिकल प्राइस डाटा को एनालिसिस करते हैं तो हम डिटरमाइन करते हैं उस ड्रिफ्ट को, उस स्टैंडर्ड डिवीजन को, उस वेरिएंस को, उस एवरेज प्राइस मूवमेंट को, जो कि एक सिक्योरिटी के हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक बिल्डिंग ब्लॉक को बनाना होता है, जो कि एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की हेल्प से बनाया जाता है। तो टू प्रोजेक्ट वन पॉसिबल प्राइस ट्रेजेक्टरी यूज द हिस्टोरिकल प्राइस डाटा ऑफ द एसेट टू जनरेट अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक डेली रिटर्न्स यूजिंग द नेचुरल लॉगरिथम, नॉट दैट दिस इक्वेशन डिफर फ्रॉम द यूजुअल परसेंटेज चेंज फार्मूला। कि अगर हम देखें तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब एक पॉसिबल प्राइस को देखते हैं तो हमें वहाँ पे अपने हिस्टोरिकल प्राइस डाटा को यूज़ करना होता है, जो कि एक पर्टिकुलर एसेट का होता है, जो कि जनरेट करता है एक सीरीज ऑफ पीरियोडिक डेली रिटर्न को, जो कि एक नेचुरल लॉगरिथम के थ्रू किया जाता है, जहाँ पे हम नोट करते हैं कि वहाँ पे इक्वेशन को हम डिफ़र कर रहे हैं उसकी यूजुअल परसेंटेज चेंज फार्मूला से। तो अगर आप देखें तो कभी भी हम जब पीरियोडिक डे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम
एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि डे प्राइस क्या है और हमारी प्रीवियस डे प्राइस क्या थी। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पीरियोडिक डे रिटर्न क्या है। इसके बाद हम बात करें हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग की। अगर आप देखें तो जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो एक तरीके की कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक है जिसका यूज़ हम अपने इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रीसाइलेंस और उसके टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम अपने पॉसिबल फ्यूचर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को कर सकें। अगर हम देखें तो सच टेस्टिंग इज कस्टमरली यूज बाय द फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू हेल्प गॉज इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड एडुकेसी ऑफ द एसेट, हेल्प टू इवेल्युएट इंटरनल प्रोसेस एंड कंट्रोल। कि अगर हम देखें तो इस तरीके की टेस्टिंग को हम कस्टमरली यूज़ करते हैं हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हेल्प करती है हमें एक इन्वेस्टमेंट रिस्क को गॉज करने के लिए, हमारे एसेट्स की एडुकेसी के लिए, साथ साथ हमें अगर अपने इंटरनल प्रोसेस और कंट्रोल को इवेल्युएट करना है तो उसमें भी हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग हेल्प करती है। In recent years, regulators have also required financial institutions to carry out stress tests to ensure their capital holding and other assets are adequate। अगर हम देखें तो रिसेंट ईयर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं वो भी रिक्वायर कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कि वो इस स्ट्रेस टेस्ट को कैरी करें, जो कि इंश्योर कर सके कैपिटल होल्डिंग और अदर एसेट्स के एडिक्वेट को। उसके बाद हम कुछ की टेक अवेज यहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग ले रहे हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज कंप्यूटर स्टिमुलेटेड टेक्निक टू एनालाइज हाउ बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फेयर इन ड्रास्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो। कि अगर हम देखें तो स्ट्रेस टेस्टिंग एक तरीके का कंप्यूटर सिमुलेटेड टेक्निक है जो कि हमारे बैंक्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर एक फेयर ड्रास्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए की जा रही है, एनालिसिस करने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को गॉज करें, हम अपने एसेट की एडुकेसी को देखें, साथ साथ हमें अपने इंटरनल प्रोसेस और कंट्रोल के लिए भी, उसके इवैल्यूएशन के लिए भी इसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकल, हाइपोथेटिकल और सिमुलेटेड सिनेरियो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम रेगुलेशन को देखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, तो जो रेगुलेशन है वो भी रिक्वायर कर रहा है कि बैंक इस तरीके के स्ट्रेस टेस्ट को कैरी करे इस सिनेरियो में, जहाँ पे वो अपने रिपोर्ट के अंदर, इंटरनल प्रोसीजर के अंदर अपनी कैपिटल और रिस्क को मैनेज कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो द फेडरल रिजर्व रिक्वायर बैंक विथ $100 बिलियन इन एसेट्स और मोर टू परफॉर्म अ स्ट्रेस टेस्ट। कि अगर हम देखें तो फेडरल रिजर्व रिक्वायर कर रही है कि बैंक्स अगर 100 बिलियन एसेट्स के साथ परफॉर्म कर रही है तो वो स्ट्रेस टेस्ट का यूज़ करें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग की। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इन्वॉल्व रनिंग सिमुलेशन टू आइडेंटिफाई हिडन वल्नरेबिलिटीज़। कि अगर हम देखें तो स्ट्रेस टेस्टिंग इन्वॉल्व कर रही है एक रनिंग सिमुलेशन को, जहाँ पे हम अपने हिडन वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो द लिटरेचर अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आइडेंटिफाई सेवरल अप्रोचेस टू दिस एक्सरसाइजेज। तो हमारा जो लिटरेचर है किसी भी बिजनेस स्ट्रेटेजी के अबाउट या किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अबाउट, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करने हो रहे हैं उन सब सेवरल अप्रोचेस को जो कि उस एक्सरसाइज को बता रहे हैं। अगर हम अपने मोस्ट पॉपुलर स्टाइल सिनेरियोज के अंदर देखें तो वो 3 तरीके के हैं, दैट इज़ हाइपोथेटिकल, हिस्टोरिकल। तो अगर हम हिस्टोरिकल स्ट्रेस टेस्टिंग की यहाँ पे बात करें तो इन ए हिस्टोरिकल सिनेरियो द बिजनेस और एसेट क्लास पोर्टफोलियो और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इज रन थ्रू अ सिमुलेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्राइसिस। अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल सिनेरियो के अंदर अगर कोई बिजनेस या कोई भी एसेट क्लास या कोई भी पोर्टफोलियो या कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा रन होता है सिमुलेशन के बेस पे, जो कि उसके प्रीवियस क्राइसिस के बेसिस पे किया जाता है। अगर हम देखें एग्जांपल यहाँ पे तो हिस्टोरिकल क्राइसिस के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं उस स्टॉक मार्केट क्रैश को जो कि अक्टूबर 1987 में हुआ था, जहाँ पे एशियन क्राइसिस आई थी 1997 के अंदर, और वहाँ पे हम टेक बबल को देखा था जो कि बर्स्ट हो गया था 1999-2000 के बीच में। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्ट्रेस टेस्टिंग की, दैट इज़ हाइपोथेटिकल। अगर हम हाइपोथेटिकल स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो जनरली कि ये मोर स्पेसिफिक है, जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी अपने वेदर के माइंड पे एक पर्टिकुलर क्राइसिस को देख रखी है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म है कैलिफोर्निया में और वो एक स्ट्रेस टेस्ट के अगेंस्ट अपने हाइपोथेटिकल अर्थक्वेक या किसी भी ऑयल कंपनी के अंदर किसी भी वार को आउटब्रेक कर रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो हम उसके अंदर इस तरीके की टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने स्टेलाइज सिनेरियो के अंदर एक लिटिल मोर साइंटिफिक सेंस के अंदर अपने कुछ फ्यू टेस्ट वेरिएबल्स को एडजस्ट कर रहे हैं,
तो हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि जो स्ट्रेस टेस्ट है वो हमेशा इन्वॉल्व करता है डॉ जोन्स इंडेक्स को जब वो लूज़ कर रहा है 10% वैल्यू इन अ वीक। इसके बाद हम बात करें हमारे सिमुलेटेड टेस्ट स्ट्रेस टेस्टिंग की। तो अगर हम देखें तो जो मैथोलॉजी है हमारे स्ट्रेस टेस्ट की, वहाँ पे हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो कि है मोस्ट कॉमनली मेथड है, जो कि एक तरीके का स्ट्रेस टेस्टिंग है जिसका यूज़ हम अपने मॉडलिंग प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे करते हैं, जो कि एक वेरियस आउटकम बताता है गिवन स्पेसिफिक वेरिएबल्स के बीच में से, जहाँ पे हम अपने कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं अपने मोंटे कार्लो सिमुलेशन के अंदर। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो हम इंक्लूड कर रहे हैं वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, जहाँ पे हम उसके वेरियस आउटकम को देख सकें। तो कंपनीज कैन आल्सो टर्न टू प्रोफेशनली मैनेज रिस्क मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस टेस्ट। तो कंपनीज भी क्या करती हैं, कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस टेस्ट को कर सकें। मूडीज एनालिटिक्स इज़ अ वन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटसोर्स्ड स्ट्रेस टेस्टिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू इवैल्यूएट रिस्क इन एसेट पोर्टफोलियो। अगर हम देखें तो जो मूडी एनालिटिक्स है वो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे आउटसोर्स्ड स्ट्रेस टेस्टिंग प्रोग्राम का, जो कि यूज़ किया जाता है एसेट पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे बैक टेस्टिंग की। तो अगर आप देखें तो बैक टेस्टिंग का यूज़ हम अपने वैल्यूएट रिस्क के अंदर करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो वैल्यूएट रिस्क है वो एक स्टैटिकल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जो कि मॉनिटर और क्वांटिफाई करने के लिए आ रही है जब हम अपने रिस्क लेवल को देख रहे हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से एसोसिएट है। तो हम अपने वैल्यूएट रिस्क को मेजर कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस को किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम होरिजन के अंदर देख रहे हैं, जो कि एक गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पे किया जा रहा है। अगर हम देखें तो जो बैक टेस्टिंग मेजर है वो एक एक्यूरेसी है हमारे वैल्यू की, जो कि एक रिस्क कैलकुलेशन को कर रही है। अगर आप देख सकते हैं तो जो बैक टेस्टिंग है वो एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी को हमें परफॉर्म करना होगा जब हम किसी भी हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ कर रहे हो। द लॉस फॉरकास्ट कैलकुलेटेड बाय द वैल्यूएट रिस्क। और अगर हमें अपने लॉस को फोरकास्ट करना हो तो वो हम अपने वैल्यूएट रिस्क के कैलकुलेशन के बेसिस पे करेंगे, जहाँ पे हम कंपेयर करें उन एक्चुअल लॉसेस को जो कि हमारे एक स्पेसिफाइड टाइम हॉरिजन के एंड में हो रहा है। इसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वैल्यूएट रिस्क इज ए स्टैटिकल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक दैट मॉनिटर एंड क्वांटिफाई द रिस्क लेवल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कि अगर हम देखें तो जो वैल्यूएट रिस्क है वो एक तरीके की स्टैटिकल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जो कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर अपने रिस्क लेवल को मॉनिटर और क्वांटिफाई करने के लिए की जा रही है। दूसरा क्या है कि अगर हम देखें तो द वैल्यूएट रिस्क मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस और अ स्पेसिफाइड टाइम हॉरिजन विद अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। कि अगर हम देखें तो जो वैल्यूएट रिस्क है उसका मेजरमेंट हम अपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस को देखने के लिए कर रहे हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम हॉरिजन के अंदर हो रहा है, जहाँ पे हम एक गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पे उसको कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बैक टेस्टिंग विच यूज़ हिस्टोरिकल डाटा टू टेस्ट हाउ वेल स्ट्रेटेजी वुड परफॉर्म इज़ यूज टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेशन। अगर आप देखें तो बैक टेस्टिंग जो है एक हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ करके एक टेस्ट कर रही है, जहाँ पे हम उस स्ट्रेटेजी को परफॉर्म कर रहे हैं जिसके यूज़ से हम मेजर कर रहे हैं अपने वैल्यू की एक्यूरेसी को, जो कि एक रिस्क कैलकुलेशन के लिए की जा रही है। अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल हमें दे रखा है कि अगर हम एग्जांपल देखें बैक टेस्टिंग का किसी भी एक वैल्यूएट रिस्क के अंदर, तो फॉर एग्जांपल द डेली वैल्यूएट रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज़ $5 lakh with a 95 confidence level for 250 days. तो at the 95 confidence level the actual losses are expected to breach $5 lakh approximately 30 days out of 250 days. So there is a problem with the valued risk estimate when breaches occur more than 30 days out of 250 days, since it would signal the valued risk estimate is inaccurate and need to be revalued. अगर हम देखें तो हम एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं कि जो डेली वैल्यू है हमारे रिस्क की किसी भी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वो $5 लाख है, और अगर हम वहाँ पे हम अपने 95 कॉन्फिडेंस लेवल को अपने 258 डेज़ के बिहाफ पे देख रहे हैं, तो अगर हम अपने 95 कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर अगर एक्चुअल लॉसेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ब्रीच करिए उस $5 लाख को। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अपने 30 डेज़ को आउट कर रहे हैं हमारे 250 डेज़ के अंदर से, जो कि एक प्रॉब्लम को बता रहा है। वो वहाँ पे हम अपनी वैल्यूएट रिस्क को एस्टिमेट कर रहे हैं और उस ब्रीच के अंदर हम अकर कर रहे हैं कि मोर देन अगर 30 डेज़ होते तो ये 250 डेज़ के बाद किया जाता। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो वो एक सिग्नल दे रहा है हमें एक वैल्यूएट रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए, जो कि इनएक्यूरेट है और हमें उसको रीवैल्यूएट करने की भी नीड हो रही है।
तो ये हमारा कुछ टॉपिक था जहाँ पे आज हमने मोंटे कार्लो सिमुलेशन के बारे में, स्ट्रेस टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है, जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट किया। अब हमारा जो FDRM का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।